हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर। और मैं आपके साथ यहाँ डॉक्टर शालिनी। आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे थे पहले, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये सीरीज़ नंबर 6 है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ आर्टिकल 32 का जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा ठीक है। पहला है, इस अधिकार का प्रयोग किसी कार्यकारी आदेश या कानून द्वारा प्रत्यक्षता किसी मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में उस आदेश या कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में मूल और अनन्य अधिकारता प्राप्त है। और तीसरा स्टेटमेंट है, यह संविधान की मूलभूत विशेषता है और इसे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी 1 और 3, ये दोनों राइट हैं। सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ जो हाई कोर्ट होते हैं स्टेट्स के, उनको भी जो मूल अधिकारों के संबंध में रिट याचिका दायर करने के लिए पावर्स मिली होती हैं। तो रिट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये राइट होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट होता है आर्टिकल 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनमें ये राइट होता है आर्टिकल 226 के तहत। तो इसका राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप इनका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861 का निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी भारत की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में प्रचलित नहीं है। ठीक है, तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसके बारे में बात की गई है। तो एट प्रेजेंट जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें कौन सी उनकी विशेषताएं जो हैं वो फिट नहीं बैठती हैं। तो पहला है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये तो आप देख सकते हैं कि अभी भी जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। दूसरा है पोर्टफोलियो प्रणाली, और तीसरा है यहाँ पर संसद की द्विसदनीय व्यवस्था। तो यहाँ इसका राइट आंसर है बी, यानी 1 और 2। तो यहाँ आप देख सकते हैं विकल्प 1 सही है, क्योंकि 1861 के द्वारा आपात स्थिति में वायसराय को विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था, और ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 महीने की थी। ओके, अब बात करते हैं विकल्प 2 की, यानी ऑप्शन 2 क्या कहता है। ऑप्शन 2 भी सही है, क्योंकि भारत परिषद अधिनियम 1861 में 1859 में जब लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की थी, इसके तहत वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या अधिक विभागों का प्रभारी नियुक्त किया गया था, और उसे परिषद की ओर से उसके विभाग या विभागों में के मामलों में अंतिम आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। बात करते हैं ऑप्शन 3 की, जो ये कहता है कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था को आर्टिकल जो अधिनियम है 1919 के तहत लाया गया था। तो हम जब देखते हैं कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, उसके तहत 1919 में द्विसदनीय जो व्यवस्था थी, इसको लागू किया गया था। ये 1861 का प्रावधान नहीं है, इसलिए रॉन्ग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीबीआई निदेशक की नियुक्त करने वाली समिति का सदस्य होता है। तो सीबीआई निदेशक को नियुक्त करने वाली समिति में कौन कौन मेंबर होते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 और 4, यानी प्रधानमंत्री होते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं इसमें। इसके अलावा और कौन होता है, तो इसमें प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। जितनी भी देखा होगा आपने, जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं या फिर किसी सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होते हैं, तो उसमें विपक्ष के नेता को भी शामिल किया जाता है। समटाइम्स क्या होता है ना कि आंसर में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और विपक्ष के नेता जो लोकसभा में हैं,
तो उनको उसमें शामिल नहीं करते कमेटी में, बट वो भी शामिल होते हैं। ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर उनके द्वारा नामित एक व्यक्ति होगा जो इसमें कमेटी में शामिल होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत कौन कौन से अधिकार यहाँ शामिल हैं। तो आर्टिकल 23 और 24 शोषण के अधिकार से रिलेटेड है। तो इसमें हम देख सकते हैं पहला ऑप्शन है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, दूसरा है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, एंड थर्ड है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 2 और 3। ठीक है, दो ही आर्टिकल हैं 23 एंड 24। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें लोकतंत्र की कमियों में शामिल किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं लोकतंत्र में नेतृत्व के निरंतर परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन 2 है कि लोकतंत्र जो है वो चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित होने के कारण भ्रष्टाचार में वृद्धि कर सकता है। ओके, थर्ड है लोकतंत्र अविवेकपूर्ण या अनुत्तरदायी निर्णय लेने की संभावनाओं में वृद्धि करता है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, तो इसका राइट आंसर है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन जो हैं वो इसके राइट हैं, तो ए ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह संविधान का भाग नहीं है। तो अगर ये वाला स्टेटमेंट आप सही मानते हैं तो ये स्टेटमेंट ठीक था जब केशवानंद भारती का केस नहीं आया था। ठीक है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन इसमें किया जा सकता है, लेकिन जो मूल ढांचे में चेंजेस नहीं किए जा सकते। यहाँ हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा केशवानंद भारती के केस के बारे में। केशवानंद भारती का जो केस आया था उसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है यानी प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग है और इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। अगर पार्ट है तो चेंजेस भी किए जा सकते हैं, लेकिन शर्त यहाँ ये है कि जो संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, ऐड की जा सकती हैं, लेकिन उनको तोड़ मरोड़ की चेंज नहीं किया जा सकता है, ना ही हटाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ इसका राइट आंसर है डी, ना तो 1 ना ही 2, यानी कि संविधान का भाग है। और दूसरा ऑप्शन इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी रॉन्ग है, संशोधन किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर देखिए बेरुबारी संघवाद आया था 1960 में। उसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती का जो केस आया 1973 में, इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहले का डिसीजन पलट दिया और ये कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, तो दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है केशवानंद भारती केस में ये डिसीजन दिया गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ शर्त ये है कि मूल ढांचे में संशोधन ना किया जाए। तो जिसके तहत 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, 3 साल के बाद ही, तो 3 शब्द नए जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इनको जोड़ा गया था, इनमें कोई प्रियम्बल में कोई चेंज नहीं किया गया, उसे बदला नहीं गया उसके स्वरूप को, बस उसमें चीज़ें ऐड की गई थी। तो इसको, इस अमेंडमेंट को वैध ठहराया गया था। तो प्रियम्बल के बारे में और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं प्रियम्बल के बारे में, और प्रियम्बल से रिलेटेड केसेस के बारे में भी एक अलग से वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों में सम्मिलित हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, पहला है वन क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उपज के संबंध में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने हेतु आवश्यक सुझाव देना। ओके, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों, रक्षोपायों में वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। एंड थर्ड ऑप्शन है पंचायतों के प्रावधान, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, जिसको हम पेशा अधिनियम भी बोलते हैं, के उपबंधों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुझाव देना। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा डी, यानी कि तीनों ही ऑप्शंस जो हैं ये अनुसूचित जनजाति आयोग के
कार्य हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के द्वारा निर्धारित संविधान के मूल ढांचे का भाग हैं? तो यहाँ इसके ऑप्शंस हैं, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, बी ऑप्शन है न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण, सी है समाजवादी राज्य एंड डी है युक्ति युक्तता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी 1, 2 एंड 4। तो मूल ढांचे में क्या आता है? मूल ढांचे में आता है संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य होगा। इट मीन्स भारत किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, उसका फेवर नहीं करेगा। दूसरी बात यहाँ कही गई है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। हम देखते हैं कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल डिफर होकर काम करती है। उनके कामों को डिसाइड कर दिया गया है कि भाई आपका ये काम है, आपका ये काम है। दोनों के कामों में जो सेपरेशन है उसको कर दिया गया है। तीसरा यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन 4, यानी युक्ति युक्तता का सिद्धांत। तो इसको हम आर्टिकल 13-14 में देख सकते हैं, और आप इसके लिए मेरे वीडियो देख सकते हैं, आर्टिकल 13 एंड 14। ओके, नेक्स्ट है, एक नए राज्य जो भारत संघ का भाग नहीं है के प्रवेश या स्थापना के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत की। यानी कि अगर किसी भी नए राज्य को शामिल करना है तो इसके लिए उसकी स्थापना करनी है तो फिर साधारण बहुमत से ये काम हो सकता है। ओके, यहाँ आर्टिकल 4 में, जैसा कि मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था, तो उसमें ये कहा गया है कि नए राज्य जो भारतीय संघ का भाग नहीं है, यानी कि उनको भारतीय संघ की जो टेरिटरी है उसमें शामिल किया जा रहा है, तो या फिर उनकी स्थापना के लिए, स्थापना कैसे होगी, यानी कि उसको या तो 2 स्टेट्स में से स्टेट को जोड़कर बनाया जा रहा है या उनके किसी एक पार्ट को अलग करके बनाया जा रहा है। तो जैसा भी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है आर्टिकल 2 के तहत, तथा नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में जो चेंजेस किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3, इन सभी को 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये सभी जो चीजें आती हैं आर्टिकल 2, 3 और 4 में, जिसमें किसी नए राज्य को शामिल करना, उसका प्रवेश, स्थापना या फिर उसकी क्षेत्र सीमा या नामों में जो चेंजेस होंगे, 368 में नहीं आते हैं। इट मीन्स इस प्रकार के कानून केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से ही पास हो जाते हैं। ओके, आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होंगी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकारों को मूलभूत अधिकार कहा जाता है, क्यों? अब इसके यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों में से केवल सी जो है, यानी कि 1 ऑप्शन ही राइट है। क्यों मूल अधिकार कहा जाता है? ऑप्शन 1, ये व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, ये तो बिल्कुल ही ठीक है। दूसरा है, ये संविधान द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों का एकमात्र समुच्चय है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। थर्ड है, ये अनुलंघनीय और स्थायी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको स्थगन किया जा सकता है जब इमरजेंसी लगाई जाती है, तो उस वक्त मूल अधिकारों का स्थगन आर्टिकल 358 और 359 के तहत किया जा सकता है। 358 में आर्टिकल 19 का स्थगन किया जा सकता है और आर्टिकल 359 के तहत जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर इन सभी का स्थगन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, ये केवल सरकार के विधायी अंग के लिए अनुशंसाएं हैं, यानी कि जो लेजिस्लेटिव है, जो संसद है, उसके लिए अनुशंसाएं यानी रिकमेंडेशंस हैं। दूसरा है, ये न्यायालयों को किसी कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण और निर्धारण करने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर बी, यानी कि
ऑप्शन 2 ही राइट है। ये न्यायालयों को किसी कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण और निर्धारण करने में हेल्प करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिस तरह से यहाँ थोड़ा समझते हैं, जिस तरह से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिटीजन्स के लिए कंपलसरी हैं, एक ड्यूटी है, उनको फॉलो करना है। लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, बाउंडेशंस नहीं है, उनको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई आपने जो राष्ट्रगान है या फिर आपने सपोज करिए कि आपने अपने पेरेंट्स ने बच्चों को एजुकेशन नहीं दी, जो कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं किया जा सकता है। उनको बोला जा सकता है कि भाई आपकी ड्यूटी है, आप अपने बच्चों को एजुकेशन दें एटलीस्ट 6 to 14 ईयर्स। तो इसी तरह से जो डीपीएसपी होते हैं वो स्टेट के लिए एक ड्यूटी की तरह होते हैं कि आपको भाई स्टेट ने एक वेलफेयर स्टेट स्थापित करने के लिए उसको एक डीपीएसपी का पालन करना जरूरी है, लेकिन ये बाउंडेशंस नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर बात यही की गई है कि निदेशक तत्व जो होते हैं प्रकृति में गैर न्यायोचित होते हैं, यानी कि इनके उल्लंघन की स्थिति में न्यायालयों के द्वारा विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, और केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर जो लोकल गवर्नमेंट है इसको फोर्स नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही आर्टिकल 37 कहता है कि ये जो तत्व हैं यानी डीपीएसपी जो हैं देश के शासन के आधारभूत तत्व हैं, और विधि निर्माण में इन तत्वों को लागू करना राज्य की एक ड्यूटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे आप सब पढ़ सकते हैं। इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत के संविधान के अंतर्गत निषिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है आ यानी ए। तो 1 और 2 ऑप्शन ठीक है। पहला है भारत के नागरिक के द्वारा किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि स्वीकार करना, और दूसरा है महाराजा जैसी वंशानुगत उपाधि धारण करना। दोनों ही निषिद्ध हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर। राष्ट्रपति किसी भी राज्य के लिए अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। बी है उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालयों की शक्तियां अधिग्रहित कर ली जाती हैं। तीसरा है राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने हेतु अधिकृत हो जाता है। एंड डी है कि वह केवल देश के कुछ भागों न कि संपूर्ण देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी 359 में राष्ट्रपति जो हैं वो कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने हेतु अधिकृत हो जाते हैं, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है सिक्किम का भारत संघ का पूर्ण राज्य बनना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश का विभाजन, और फोर्थ है पंजाब और हरियाणा का पृथक्करण। तो इसका राइट आंसर है डी यानी 2413। तो सबसे पहले आएगा यहाँ राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन 4 आएगा पंजाब और हरियाणा का पृथक्करण। देन सिक्किम का भारतीय संघ में पूर्ण राज्य बनना, 36 अमेंडमेंट हुआ था ये इसके तहत। और नंबर 3 है लास्ट में, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और 56 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन किया गया इसके तहत। 66 में पंजाब और हरियाणा को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। 36 अमेंडमेंट के तहत 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया, और इससे पहले जो अमेंडमेंट हुआ था 35 1974 में, उसमें सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके बाद 1990 के दशक में पृथक राज्य की मांग को संतुष्ट करने और प्रशासनिक कुशलता के लिए बड़े राज्यों को भी
विभाजित किया गया और इसके तहत 2000 में यानी 84th अमेंडमेंट के जरिए बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को विभाजित करके 3 नए राज्य बनाए गए थे। उनके नाम हैं झारखंड, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ये 3 राज्य 2000 में बनाए गए। नेक्स्ट, संविधान के द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पर, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। दूसरा है, यह सभी प्रकार के धर्मांतरों पर प्रतिबंध आरोपित करता है। और तीसरा है, यह विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता। तो यहाँ राइट आंसर है ए यानी ओनली 1 ऑप्शन जो है वो ठीक है। इसमें किसी भी धर्म का पालन ना करने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सभी फ्री हैं किसी भी रिलीजन को मानने के लिए, या फिर नहीं भी मानते किसी रिलीजन को तो भी फ्री हैं। दूसरा यहाँ पर है, यह सभी प्रकार के धर्मांतरणों पर प्रतिबंध आरोपित करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है, विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता, उन पर भी लागू होता है। सभी अपने रिलीजन को मानने के लिए फ्री हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक भारतीय संविधान के अत्यधिक विस्तृत होने के लिए उत्तरदायी हैं? तो पहला है, यहाँ बेसिकली पूछा गया है कि भारत का संविधान जो है इन इजी लैंग्वेज, कि भारत का संविधान जो है इतना बड़ा क्यों है, तो क्या रीजंस हैं इसके इतना बड़ा होने के। तो पहला है, भारत का विशाल भौगोलिक विस्तार या विविधता। दूसरा ऑप्शन है, संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड है, केंद्र राज्यों के लिए एकल संविधान, केंद्र राज्यों का एक ही संविधान। ओके, तो राइट आंसर है इसका ए यानी 1, 2 और 3। तो यहाँ पर जो कानूनी विशेषज्ञ हैं इनको भी शामिल कर लिया गया है। संविधान सभा में काफ़ी ज़्यादा जो व्यक्ति थे उन्हें कानूनों के जानकार कहे जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, BN राव थे, ये सभी लॉ की अच्छी जानकारी रखते थे। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए थे? पहला है, केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत। दूसरा, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति। और तीसरा है, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। तो इसका ओनली 2 जो ऑप्शन है वो राइट है, यानी वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति। पार्लियामेंट्री सुधार बोलते हैं इसको। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई थी। तो इसी तरह से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में भी वृद्धि हुई। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। इसके साथ ही प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। ओके, तो इसमें आप काफ़ी चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किए जाने वाले प्रथम भारतीय सदस्य थे। उन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। और इसके साथ ही पृथक निर्वाचन, ये तो इस अधिनियम की खासियत थी। तो इसमें मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का प्रारंभ किया गया। ठीक है, और इसमें ये जो 1909 का अधिनियम था, इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र डिसाइड किया गया था। और जो 1919 का था, इसके तहत जो सिख थे, भारतीय ईसाई थे, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोग, इनके लिए भी जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है उसकी व्यवस्था यहाँ 1919 वाले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में की गई थी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य टकराव से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी 2 और 4। गोलकनाथवाद 1967 और मिनर्वा मिल्स केस जो था 1980 का। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तो यहाँ गोलकनाथवाद से पहले यहाँ एक चंपाकम दोराइजनवाद भी हुआ था 1951 में, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। और इसमें ये कहा गया था कि अगर DPSP और फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं तो फिर
जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रभावी होंगे। ठीक है, इसी के फलस्वरूप जो था, संसद ने पहले, चौथे और सातवें जो संविधान संशोधन थे इनके द्वारा कुछ नीति निर्देशक तत्वों को भी लागू किया था। इसके बाद होता है गोलकनाथ केस 1967 में, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद किसी भी मूल अधिकार को ना तो समाप्त कर सकती है और ना ही उसे कम कर सकती है। इट मीन्स मूल अधिकार अनुलंघनीय है, ऐसा गोलकनाथ केस में कहा गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। एंड इसके बाद केशवानंद भारती केस को तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ये और भी केसेस हैं, आप इनको यहाँ देख सकते हैं। ओके, संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करने की शक्ति किसमें है? तो यहाँ इसका राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति। ओके, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य है? तो यहाँ नागरिक समाज के सदाशयी आंदोलनों का समर्थन करना, भारत के शहरों की गलियों, सड़कों, अन्य अवसंरचनाओं को स्वच्छ रखना, देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना और करों का भुगतान करना। तो इसका राइट आंसर है सी, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। तो आप यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सीरीज में लेकर आएंगे। सो फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।